अस्सलाम वालेकुम। तालीम इंस्पिरेशन में मैं सैफ आज़म, आपका तालीम दोस्त। आज इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालीम। आखिर तालीम है क्या चीज़? एजुकेशन, शिक्षा जिसे हम कहते हैं, वो है क्या चीज़? तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम एजुकेशन के बारे में कुछ समझ पाते हैं। पहली बात तो ये है कि एजुकेशन अपने आप में एक काम है। काम है, किस तरह से काम है? काम इस तरह से है कि जब हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी एजुकेशन का काम हो रहा है तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। सबसे प्राइमरी और बेसिक काम कौन कर रहा है? टीचर और स्टूडेंट, द लर्नर एंड द लर्नड। वो आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये तो मेन लोग हो गए। उसके साथ बहुत सारा स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग मिल करके तालीम का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर आपसे कही जाए कि तालीम क्या है, कि तालीम अपने आप में एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है अल्लाह ताला की। कैसे नेमत है? कि इंसान को नहीं मालूम था, तालीम के ज़रिए उसको मालूम हो गया, और उस तालीम के ज़रिए जब मालूम हो गया तो उसके लिए चीज़ें आसान होती चली गईं। वो बेहतर चीज़ें करने लगा, अच्छी चीज़ें करने लगा, अपने फ़ायदे की चीज़ें करने लगा, और जिसके ज़रिए से उसने अपने आप को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने मुल्क को, अपने पूरी कौम को, इंसानियत को तालीम के ज़रिए से फ़ायदे पहुँचाए। तो तालीम अपने आप में अल्लाह की एक नेमत है। फिर कोई कहे कि तालीम क्या है, तो तालीम क्या है? तालीम अपने आप में एक पैसे से भी इसका ताल्लुक़ है कि तालीम से के में पैसा लगता है। जब कोई पढ़ाता है, कोई पढ़ता है तो उसमें बहुत सारे ख़र्चे आते हैं। कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, बिल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, लैब हैं, वगैरह वगैरह, सब में पैसे लगते हैं। तो लैब टीचिंग में, एजुकेशन में पैसा खर्च होता है। अब हो सकता है कि इसके लिए स्टूडेंट पे करे या वो ना पे करे, लेकिन वो पैसा तो खर्च होता है। तो तालीम का ताल्लुक़ पैसे से है। और दूसरे तरीका भी है, वो ये है कि जब एक इंसान ने एजुकेशन पाली और वो फिर समाज में गया, इंडस्ट्री में गया, तो वहाँ पर उसने अपनी उस तालीम, उस नॉलेज, स्किल, अपनी इस क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर काम किए, और उस काम के ज़रिए से उसने प्रॉफिट अर्न किया या उसको सैलरी मिली, रेम्यूनरेशन मिला। तो इस ज़रिए से उसने अपने पैसे कमाए। तो तालीम का ताल्लुक़ पैसे से भी है। इसी तरह से तालीम क्या है? तालीम का ताल्लुक़ अपने आप में किससे है? इस बात से है कि इंसान की नॉलेज और स्किल्स में इजाफ़ा। अब हम देखते हैं कि जिसने तालीम पाई और जिसने नहीं तालीम पाई, तो उनके स्टेटस में अपने आप में एक फ़र्क होता है। तो जो तालीम पाता है उसको ज़िंदगी के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाल के बैठे होते हैं, बहुत सारे गलत चली आ रही हैं चीज़ें, उसको मान रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें पूरी नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम गलत सलत कुछ तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें एजुकेशन मिल जाती है, चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, हम स्किल्स के ज़रिए सीख जाते हैं उन कामों को करना, तो हमारे करने का स्टाइल और तरीक़ा और उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब बढ़ जाती है। इसी तरह से नॉलेज आ जाने से हम गलत फ़ैसले नहीं करते, हम इन्फॉर्म्ड डिसीशंस लेते हैं, हम गलत चीज़ों पर भरोसा नहीं कर लेते, हम सही चीज़ों पर भरोसा करते हैं, सही अक़ीदा रखते हैं और सही तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो तालीम के ये सारे फ़ायदे, और इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर बड़े बड़े स्कॉलरली काम करते हैं, वो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, नए नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, बुक्स तैयार करते हैं, बुक्स लिखते हैं, आइडियाज़ एंड थॉट्स देते हैं, थ्योरीज़ देते हैं। तो इसके ज़रिए से बॉडी ऑफ नॉलेज बढ़ती जाती है और उसके ज़रिए से इंसान के इल्म का इर्तिक़ा यानी एवोल्यूशन होता चला जाता है। नॉलेज एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का अपने आप में एक पूरा एक सिस्टम है, एक तंत्र है। वो क्या है सिस्टम? वो निज़ाम किस तरह से काम करता है, तो उसको समझने के लिए, जैसे कि कोई भी निज़ाम होता है कि उसके बहुत सारे ऑर्गन्स या पार्ट्स या अज्जा होते हैं। तो अब जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। पहला तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, उसकी फैमिली है, उसके अपने एस्पिरेशंस हैं, उसकी अपनी डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स हैं सीखने सिखाने की। फिर इसी तरह से
वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो जा कर के पढ़ेगा। इट कैन बी ए स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी वो जा रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो वो है, तो वहाँ का एक पूरा निज़ाम है, उसकी एक ओनरशिप है, उसकी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती। इसी तरह से तीसरा इसका ऑर्गन है, वो है टीचर्स, फैकल्टी, प्रोफेसर्स वगैरह। तो ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या पढ़ के आए हैं, क्या एक्सपीरियंस है इनका, क्या सीखा है इन्होंने, क्या इनका तरीक़ा है पढ़ाने का, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सिखाना क्या चाहते हैं, पढ़ाना क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर से रिलेटेड हो गई। फिर इसी तरह से तीन एस्पेक्ट हो गए। चौथा एस्पेक्ट इसका बुक्स हैं। बुक्स कैसे हैं, कौन सी हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि कुछ डिकेड्स के बाद गवर्नमेंट उसको अपडेट एंड रिवाइज करती रहती है। तो उस एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर एक निसाब का एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है कि हमें अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है तो इसको पढ़ाना कैसे है चीज़ों को। तो वो करिकुलम फ्रेमवर्क बना। फिर उस करिकुलम फ्रेमवर्क के बेसिस पर बुक्स बनाई जाती हैं कि अच्छा अगर हमें ये चीज़ सिखानी है बच्चों को, ये पढ़ाना है, तो वो हम बुक की शक्ल में, चैप्टर्स की शक्ल में, सब्जेक्ट्स की शक्ल में कैसे पढ़ाने वाले हैं, उसमें क्या क्या दिखाने, सिखाने, बताने वाले हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। फिर टीचिंग मेथड्स भी उसी हिसाब से इवॉल्व होते हैं कि अगर हमें ये पढ़ाना है तो हमारे लिए टीचिंग मेथड इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, उस पर बात होती है। तो यानी कि ये पूरा बुक्स का मामला, टीचिंग का मामला, और ये स्टडी मटेरियल, वर्क बुक्स, ये सारी चीज़ें ये डेवलप होती हैं। ये अपने आप में पूरा एक ऑर्गन है एजुकेशन सिस्टम का। जब ये सब कुछ होता है तो साथ साथ क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है कि बच्चे ने कैसा पढ़ा, कैसा सीखा, क्या सीखना था, क्या सीख पाया। इसके लिए उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसका पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ देखा जाता है, उसने किस किस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें क्या परफॉर्म किया देखा जाता है, उसकी अक्ल का लेवल, एप्टीट्यूड लेवल क्या है, उसके नॉलेज का लेवल क्या है, उसके स्किल्स के जो उसको सिखाई गई हैं, उसने कितनी हद तक स्किल्स को सीखा है, उसने फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को कितना डेवलप किया है, उसमें स्पोर्ट्स में वो कितना अच्छा है, फ़िज़िकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपस में और टेस्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए से एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। एग्ज़ाम्स और टेस्ट ही नहीं होते सिर्फ, वो तो होते ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से इवैल्यूएशन होता है एक स्टूडेंट का। तो इवैल्यूएशन का पूरा एक ऑर्गन है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो ऐसे करके और भी फिर जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो ट्यूशन हो, कोचिंग हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, कैंटीन खाना पीना हो, ड्रेस मटेरियल हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह से जब हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, डिबेटिंग हो रही होती है, पॉलिटिक्स हो रही होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इस तरह से पॉलिटिक्स में ट्रेन होते हैं स्टूडेंट। तो बहुत सारी और एक्टिविटीज़ के साथ एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है ताकि वो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सिटीज़न बन करके निकले। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि आज जो हम एजुकेशन सिस्टम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ठीक है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या पहले भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही होता था? क्या उससे पहले भी ऐसे ही होता था और उससे पहले भी ऐसा ही होता था क्या? यानी कि जब इंसान ने पहली बार पढ़ना लिखना शुरू किया तो वो क्या था? तो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो सबसे पहली जो इनहैबिटेशन हुआ, बसावट हुई इंसान की, वो मेसोपोटामिया के इलाके में हुई, जो कि आज का मॉडर्न डे इराक़ और उसके ईरान के कुछ पार्ट्स, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया के कुछ पार्ट्स, सीरिया एंड टर्की के कुछ पार्ट्स में फैला हुआ वो मेसोपोटामिया का इलाका था। और उसकी मेन वजह क्या थी वहाँ बसने की इंसान के, कि वहाँ पर दो रिवर्स हैं, दजला यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस यानी फ़रात। तो ये दो नदियाँ थीं, इनके किनारे किनारे, जैसा आप जानते हैं कि दरिया के किनारे बसने से इंसान को खेती बाड़ी में आसानी, अपने रोज़मर्रा के पानी की सप्लाई में आसानी। तो पुरानी जितने भी लोग बसते थे वो नदियों के आसपास ही बसते थे। तो वो एक आबादी बसी और उसमें फिर धीरे धीरे वो बड़े बड़े शहर हो गए, फिर उनमें किंगडम्स बन गई और वो हज़ारों साल तक एक बड़ी सिविलाइजेशन के तौर पर मेसोपोटामिया सरवाइव करा।
एजुकेशन वहाँ भी थी, एक सिस्टम था, ठीक है। उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, कोई किंगडम कैसे काम कर लेगी। फिर इसी तरह से दूसरी जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वो डेवलप हुई है थोड़ा सा, अगर हम इराक़ से साउथ में आ जाएं, साउथ वेस्ट में, तो नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट में हम सब जानते हैं कि दरियाए नील है, रिवर नाइल, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, और उसके किनारे किनारे इंसान की बसावट हुई और वहाँ से धीरे 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 वो अर्बन सेंटर्स बनते गए, सिटीज़ बनते गए और किंगडम बनती चली गई। और वो उस किंगडम में तो फिर फ़ैरोज़ हुए, पिरामिड्स बने, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई उस ज़माने में। तो वो बिना एजुकेशन के तो नहीं हो रहा था। तो उसका एजुकेशन सिस्टम क्या था, ये भी अपने आप में एक देखने समझने की बात है। इसी तरह से हम थोड़ा सा अपने ईस्ट में चलें और चाइना पहुंच जाएं। चाइना आप जानते हैं कि हिस्टोरिकली एक बहुत एंशंट सिविलाइजेशन है और बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है। अपनी नॉलेज, स्किल्स और एजुकेशन के मामले में वो बहुत मशहूर रही है हमेशा से। तो वहाँ पर भी एक अब से तकरीबन 5-5.5 हज़ार साल पहले वहाँ पर चाइनीज़ सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है और उसमें फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं। तो उनका भी एक एलैबोरेट एजुकेशन सिस्टम है जो इसमें हेल्प करता है। अपने कंट्री में आते हैं, इंडिया में। तो इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया में जो स्टोरी इंडिया की शुरू होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है, जो दरियाए सिंध है, दरियाए हिंद, तो उसके किनारे किनारे लोग बसे और जो कि आज ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर एक बसावट हुई और बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई जो कि पूरा पाकिस्तान और मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया उसमें शामिल थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनकी लैंग्वेज और कल्चर को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हो पाई है। अच्छा, लेकिन इसके बाद एक नया वेव आता है इंडिया में माइग्रेशन का, और वो हैं आर्यंस, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सदर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया के इलाकों से आए और आकर के यहाँ बसते चले गए। और उनका माइग्रेशन जो है वो रफली हज़रत ईसा से 1500 साल पहले, और अब हज़रत ईसा से हो चुके हैं 2000 साल ईस्वी, 2000 ईस्वी में हम चल रहे हैं। तो तकरीबन 3500 साल पहले ये माइग्रेशन हो करके और आर्यंस हिंदुस्तान पहुँचे और ये बसे आकर के गंगा के इलाके में, यानी कि ये जो पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और फिर आगे बिहार और कुछ राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के इलाके साथ साथ, तो इन इलाकों में आर्यंस बसते गए। और यहाँ पर वो अपने साथ एक लैंग्वेज लाए जिसका नाम था संस्कृत, अपने साथ सेक्रेड बुक लाए जिसका नाम था ऋग्वेद। तो वेदास आ गए, संस्कृत आ गई, और उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए लैंग्वेज है, बुक है, तो एक एजुकेशन सिस्टम भी है, यानी कि तो वो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर पनपा, डेवलप हुआ। वक्त के साथ चेंज आया और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उरूज हुआ हिंदुस्तान में, बिहार से ख़ास तौर से, और वो धीरे धीरे फैलते फैलते बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन बन गई। और वो किंगडम्स जो थी और कल्चर और उनका रिलीजन वो पूरे सेंट्रल एशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया, बहुत दूर दूर तक गया। और जब वो दूर दूर तक गया तो उस अपने साथ लैंग्वेज को लेके गया, कल्चर को लेके गया और एजुकेशन सिस्टम को लेके गया। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया से जो डेवलप हुआ बुद्धिस्ट एरा में, वो फैल करके इतने सारे कंट्रीज़ तक पहुंच गया। उसका एक डिक्लाइन हुआ जो कि तकरीबन अब से 2000 साल पहले हुआ, और फिर से दोबारा से जो वैदिक कल्चर था, जो अब हिंदू कल्चर कहलाया, वो रिवाइव होता है और दोबारा से हिंदू स्क्रिप्चर्स के पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है, एक एजुकेशन सिस्टम शुरू होता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम चलता है। दूर चलते हैं थोड़ा सा, यहीं थोड़ी हो रहा था सब कुछ। साउथ अमेरिका में माया सिविलाइजेशन थी। माया सिविलाइजेशन के पास भी बहुत तरक्की थी, बहुत एडवांसमेंट था, और उनके पास भी एक एजुकेशन सिस्टम था। इनकाज थे वहाँ पर, इनकाज में भी एक एजुकेशन सिस्टम था। एस्टेक्स थे, एस्टेक्स के पास भी एक एजुकेशन सिस्टम था। गोया कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें हैं, इलाक़े हैं, हुकूमतें हैं जो एंशिएंट टाइम्स में भी हुई हैं, उन सब के पास
एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि बिना एजुकेशन के तो इंसान कोई काम कर नहीं सकता। तो एजुकेशन सिस्टम हर जगह पाए जाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये सारे एजुकेशन सिस्टम्स क्या थे, इनमें क्या कॉमन था, क्या डिफरेंस था, और आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या उनकी कोई हिस्सा है, उनकी कोई झलक है, उनसे हमने कुछ सीखा है, डिराइव किया है, तो ये सब जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।